अतुल सुभाष, ये वो नाम है जिससे आप सभी इस वक्त वाकिफ ही होंगे। कई लोगों ने इनका वीडियो देखा होगा, कई लोगों ने इनके बारे में खबर सुनी होगी। लेकिन अतुल सुभाष का जाना इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या मर्दों की जिंदगी का कोई मोल नहीं है। आज हम यही कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, सरल भाषा में समझाएंगे कि आखिर अतुल सुभाष की कहानी क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में आज कहानी अतुल सुभाष की। बेंगलोर में काम करने वाला एक ऐसा शख्स जिसने जब 2019 में शादी की होगी तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी नर्क बनने वाली है। उनका वीडियो देखकर तो यही समझ में आता है। अतुल सुभाष अब हमारे बीच में नहीं है। वो अपनी जिंदगी की जंग हार चुके हैं, लेकिन अपने पीछे सोशल मीडिया पर पूरी जनता छोड़ गए हैं जो उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। हालांकि उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का भी कोई पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी अतुल सुभाष के वीडियो को जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो अपने आंसू रोक नहीं पाया। पूरा मामला क्या है हम आपको विस्तार से समझाएंगे। अतुल ने जैसे अपनी पत्नी का जिक्र किया है, जहां जहां आपको अंदर तक उनकी बातें झकझोर कर रख देंगे वो भी दिखाएंगे, और दिखाएंगे उनके परिवार का क्या हाल है। उस परिवार का हाल जिसने अपना एक जवान बेटा खो दिया, एक ऐसा बच्चा जिसने शायद अभी पूरी दुनिया देखना शुरू भी नहीं किया था। उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। इस पूरी फ्रस्ट्रेशन की कहानी, एक आदमी के अंदर पल रहे फ्रस्ट्रेशन की कहानी हम आज आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाएंगे। जौनपुर की निकिता सिंघानिया से शादी करने वाले 34 साल के अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहे। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी, सास, साले और पत्नी के अंकल पर उन्हें और उनके परिवार को दहेज प्रताड़ना, जान से मारने की कोशिश करना, घरेलू हिंसा, अप्राकृतिक सेक्स जैसे तमाम फर्जी मामलों में फंसाकर परेशान करने का आरोप लगाया। अतुल ने अपनी जिंदगी की जंग हारने से पहले 23 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में पत्नी और उसके परिवार की तरफ से लगाए गए कथित झूठे आरोपों के अलावा जस्टिस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका एक केस इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है। आपको बता दें कि अतुल ने अपने वीडियो में कई बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पिता से मेरी पत्नी सिर्फ 4 दिन और मेरे भाई से सिर्फ 2 दिन के लिए मिली, फिर कैसे उन पर इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी गईं। दरअसल ये पूरे विवाद की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई, जब निकिता सिंघानिया ने समस्तीपुर बिहार के रहने वाले अपने पति अतुल, सास ससुर और देवर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारने पीटने जैसे कई गंभीर और बड़े मुकदमे जौनपुर कोतवाली में दर्ज कराए। फैमिली कोर्ट में इसका मुकदमा भी चल रहा था। 29 जुलाई 2024 को फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक ने आदेश देते हुए कहा कि 40,000 रुपए प्रति माह निकिता और उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए अतुल की ओर से दिए जाएंगे। अतुल ने अपने नोट में इसका जिक्र भी किया है। बताया जा रहा है अतुल इसके बाद से ही फ्रस्ट्रेशन में रहने लगा था। हम आपको फिर से बता रहे हैं कि अभी तक निकिता सिंघानिया, अतुल की पत्नी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन या फिर उनका कोई भी नोट अभी सामने नहीं आया, उनका पक्ष सामने नहीं आया है। इसलिए हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अतुल के मुद्दे की। अतुल ने जो वीडियो जारी किया वो करीब 1-1.5 घंटे का वीडियो है, जिसमें उन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या क्या हुआ उनकी ज़बानी बात बताई। इसमें सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि अतुल की पत्नी कोरियन ड्रामा देखकर उनसे उम्मीद रखती थी कि वो भी वैसे ही दिखे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपनी पत्नी की हर बात माने। अतुल के मुताबिक जब वो मॉरिशस पहली बार शादी के बाद अपने हनीमून पर गए, तब भी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हुआ। एक बार आप सुनिए कि निकिता के बारे में बताते हुए अतुल ने अपनी ओर से क्या तमाम बड़ी और गंभीर सवाल खड़े कर देने वाली बातें बताई। बताऊं कि मेरी शादी 2019 में अप्रैल में हुई थी। मेरी मुलाकात इस फैमिली से शादी.com के थ्रू हुई थी। जनवरी 2019 में हमारा एंगेजमेंट हुआ था। एंगेजमेंट के दौरान और शादी के पहले तक मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी फ़ोन पर जब बात होती थी हमारी, और काफ़ी सोच समझ के जवाब देती थी, है ना? तो मैं चूँकि काफ़ी बातें-वातें करने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था कि ये तो एक समझदारी का सूचक है, एक विज़डम का मार्क है कि कोई लड़की कम बोल रही है और सोच समझ के बोल रही है, तो शी इज़ वाइज़। बट सच्चाई ये है कि जो मेरी पत्नी ने मुझे खुद बताया कि उनकी भाभियाँ, माँ इत्यादि लोगों ने इसे समझाया कि शादी के पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा शादी के पहले। अप्रैल में हमारी शादी हुई क्योंकि इसके पिता को डॉक्टर ने कम टाइम दिया था। शादी के बाद हम 2 दिन के लिए मेरे माँ-बाप के का घर जो बिहार में है, वहाँ पर गए। 2 दिन सिर्फ थे वहाँ पर। मेरे पास टिकट्स हैं।
बैंगलोर है। उसके बाद कभी बिहार नहीं गए क्योंकि बाद में कोरोना हो गया, बच्चा था पेट में, नौकरी थी बट और कोरोना था तो उसके बाद नहीं जा पाए, है ना? माँ यहाँ आ गई। तो सिर्फ़ 2 दिन रहे। मेरा भाई सिर्फ़ 2 दिन वहाँ पर मिला है इससे निकिता से। और इसने अपने सीआरपीसी 125 के क्रॉस में भी ये कबूल किया। मेरे भाई पर भी मारपीट, दहेज और मर्डर का केस है। मेरे पिताजी जो चलने में उनको दिक्कत होती है, पूजा-पाठ करने वाले आदमी, भगवान पे बहुत भरोसा है उन्हें। 2 दिन वहाँ पर मिले, घर पर शादी के बाद, और 2 दिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी तो जौनपुर में गए। सिर्फ़ 4 दिन इससे मिले। उन पर भी मर्डर, दहेज, मारपीट का इल्ज़ाम है और केसेज़ हैं। अ, तो ये है, ठीक है? अभी ज यहाँ फिर 2 दिन रहने के बाद बैंगलोर आ गए। फिर हम मॉरिशस गए हनीमून के लिए, जहाँ पर मुझे पता चला कि ये तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, है ना? और कैसे इनके परिवार वालों ने इसे समझाया कि पिता की तबीयत खराब है तो शादी कर लो, तो उसने शादी कर ली। और ये पढ़ी-लिखी लड़की है, तो पता नहीं मुझे क्यों किया शादी इसने। मैं तो शॉक था सुन के कि कमाल हो गया ये। वहाँ पर भी इनके कारनामे थे, मॉरिशस में भी, है ना? और कई बात पर हमारा वहाँ पर भी लड़ाई हुआ, है ना? जैसे कि सामान खो देना, बस छोड़ देना और हँसना उसके बाद। यानी वापस आए, मैं जो एक हस्बैंड कर सकता है, जितना प्यार दे सकता है ना? तो इनको ऑफ़िस पहुँचाने जाता था 13 किलोमीटर अपनी बाइक पर। बैंगलोर में काफ़ी ट्रैफ़िक होता है। फिर वहाँ से अपने ऑफ़िस काम करने आता था, फिर शाम को इनके ऑफ़िस जाता था लेने के लिए और फिर वहाँ से वापस आता था। तो डेली तकरीबन 50 किलोमीटर साइकिल चलाता था, मोटरसाइकिल चलाता था। अ, और ऐसे करके जो भी मैं कर सकता हूँ किया। फिर थोड़ा-थोड़ा इनका नेचर पहले से बदला। फिर ये प्रेग्नेंट हुई, फिर इनके पिता की मृत्यु हो गई, तब और भी थोड़ा-सा नेचर ठीक हुआ। फिर इनकी नौकरी चली गई क्योंकि इनका डिसिप्लिन इश्यू था। वो मेल्स भी हैं मेरे पास। उसके बाद चीज़ें बहुत ही गंदी हो गईं। उसके बाद इन्होंने घंटों-घंटों नौकरी जाने के बाद अपनी माँ से बात करना शुरू किया। इसकी माँ ने इन्हें चीज़ें समझानी शुरू की। उसके बाद इनके दोस्तों का जो सर्कल है उनसे बात-वात दिन भर करती थी। दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी। कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो है ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊँ, लेकिन मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ। थैंक यू, मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना, क्योंकि काम-धाम भी करने होते हैं आदमी को, ज़िंदगी मूवी नहीं। हाँ, अगर जिनको ऐसा लग रहा हो कि हम अपनी पत्नियों से यहाँ पे शहरों में प्रताड़ित करते हैं और काम कराते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि भई हमारे पास यहाँ काम करने के लिए हाउसमेड होती हैं, वो अम्मा आती थी काम करने के लिए, कुक होता है ना? तो ये जो अम्मा आती हैं, ये बर्तन धोने से लेके झाड़ू-पोछा लगाना, बेडशीट चेंज करना, कपड़े धोना, बाथरूम साफ करना, सारा काम करती हैं। जो कुक है वो खाना बनाता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ इतना काम करना है कि डॉक्टर ने आपको हेल्दी खाने को बोला है, वो खाना है। डॉक्टर ने आपको थोड़ा फिज़िकली एक्टिव होने को बोला है, क्योंकि वो जो नली होती है बच्चे को जैसे न्यूट्रिशन मिलता है माँ से, उस नली से खून कम जा रहा था। ये रिपोर्ट में आया था और डॉक्टर ने बोला था आपको फिज़िकली एक्टिव होना है और हेल्दी खाना है, उसी से वो ठीक होगा। तो हम मेरी माँ दिसंबर में आ गई थी ख़्याल रखने के लिए। सालों बाद हमारे घर में कोई बच्चा होने वाला था। मेरे पापा चल नहीं पाते ठीक से, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मम्मी को भेजा कि जाकर ख़्याल रखो। मेरी मम्मी आने के बाद सब कुछ और काम जो होता है, पूजा होती है ना? अ, वो सब होने लगा। इनकी माँ का कहना ये था कि अच्छा कोई काम नहीं करना है, ये टहलने के लिए मैं मेरी मम्मी साथ जाने की तैयार है, तब भी नहीं जाना है, हेल्दी खाना नहीं खाना है। अतुल ने अपने ऊपर लगे अप्राकृतिक सेक्स यानी कि अननेचुरल सेक्स के इल्जाम पर भी बात की। उन्होंने बताया कि उनके बीच में शारीरिक संबंध बनते ही नहीं थे कई महीनों तक। उसके पीछे कई वजह भी अतुल ने बताई जो कि किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया है। माँ बाप अपने बड़े बेटे की शक्ल अब जिंदगी में दोबारा नहीं देख पाएंगे। एक भाई ने अपना बड़ा भाई खो दिया है और एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता को खो दिया है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता कैसे रूंधे हुए आवाज में, रूंधे हुए गले के साथ में अपने बेटे के ऊपर हुए दर्द को बयां कर रहे हैं। एक बार सुनिए आप भी। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से
जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर, एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। मतलब सर आप जानते हैं कि उनके फैमिली कुछ जो अपने वाइफ के ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, सच है वो सारे? एकदम 100% सच है, 100% सच है। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मतलब आपके बेटा हेरासमेंट, बहुत हेरासमेंट था उसके साथ। हमारी वाइफ 4 महीना रही है, इसको डायबिटीज नहीं थी। वहां के टेंशन को देख के वो देखती थी, वहां की जो स्थिति है उसको देख करके इसको डायबिटीज हो गई। मतलब आपके बेटे के अतुल के साथ रहती थी? हाँ, नहीं गई थी, उसको प्रेग्नेंट थी तो हमारी वाइफ को हमने भेजा था। अकेले हम रहते थे वहां बिहार में, इसको भेजा था कि वहां पर मदद करना है बहू की। वहां का जो देखती थी ना, उसका जो आचार विचार, इसको देख करके थोड़ा सा इसको भी बहुत टेंशन होता था, लेकिन बोलती नहीं थी। हमारे लड़कियों को अब कितना टेंशन होता होगा हम नहीं बता सकते। ये घटना अपने आप में कई बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर हम अतुल के पक्ष से देखें तो क्या यही फेमिनिज्म है? जुडिशियल सिस्टम पर भी यहां पर अतुल ने तमाम बड़े सवाल खड़े किए हैं। कई गंभीर सवालों में से सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर अतुल के मुताबिक इन तमाम चीजों को देखें तो क्या आज अतुल जैसे तमाम मर्दों की स्थिति यही है जो सुधरने का नाम नहीं ले रही है? और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कानून की आड़ में कब तक अतुल जैसे तमाम मर्दों की जिंदगी यूं ही तबाह होती रहेगी? इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और साथ ही अतुल सुभाष के केस को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आपके विचार क्या है, आपकी राय क्या है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।